नमस्कार, मैं हूं दिवाकर शर्मा, लेखक एवं पत्रकार। और आप देख रहे हैं एक ऐसा विशेष शोधपरक प्रस्तुतिकरण जो केवल एक वीडियो नहीं बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति का एक जीवंत दस्तावेज है। यदि आप शोधार्थी हैं, राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, पत्रकार हैं, शिक्षक हैं अथवा भारतीय राजनीति को गहराई से समझना चाहते हैं, तो यह प्रस्तुति आपके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। आज हम महाराष्ट्र की राजनीति की उस यात्रा को समझेंगे जो 1 मई 1960 को राज्य गठन से प्रारंभ हुई और वर्ष 2026 तक पहुंचते पहुंचते भारतीय लोकतंत्र की सबसे जटिल राजनीतिक कहानियों में बदल गई। 1 मई 1960 को संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन की लंबी संघर्षपूर्ण यात्रा के बाद महाराष्ट्र राज्य का गठन हुआ। भाषाई आधार पर बंबई राज्य के विभाजन से महाराष्ट्र और गुजरात दो अलग राज्यों के रूप में अस्तित्व में आए। मुंबई को राज्य की राजधानी तथा नागपुर को शीतकालीन राजधानी का दर्जा मिला। लगभग 3,07,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला महाराष्ट्र आज भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है और लगभग 12 करोड़ की जनसंख्या के साथ देश की आर्थिक धुरी माना जाता है। भारतीय लोकतंत्र में महाराष्ट्र की राजनीति का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि यहाँ सत्ता, समाज, सहकारिता, जातीय समीकरण और क्षेत्रीय अस्मिता एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। स्वतंत्रता के बाद वर्तमान महाराष्ट्र क्षेत्र तत्कालीन बंबई राज्य का हिस्सा था। उस समय कांग्रेस का लगभग पूर्ण वर्चस्व था। यशवंतराव चव्हाण के नेतृत्व में राज्य के गठन के बाद प्रशासनिक ढांचे की स्थापना हुई और सहकारी आंदोलन के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ। पश्चिमी महाराष्ट्र में चीनी सहकारी कारखानों, जिला सहकारी बैंकों और कृषि संस्थाओं के माध्यम से एक ऐसा राजनीतिक तंत्र विकसित हुआ जिसने आने वाले दशकों तक राज्य की राजनीति को प्रभावित किया। 1962 में राज्य के गठन के बाद पहला विधानसभा चुनाव हुआ। उस समय विधानसभा में 264 सीटें थी और कांग्रेस ने भारी बहुमत प्राप्त किया। मराठा कुणबी समाज जो राज्य की आबादी का लगभग 30% या 30 से 32% माना जाता है, पूरी तरह कांग्रेस के साथ था। ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम और आदिवासी मतदाताओं का भी बड़ा भाग कांग्रेस के समर्थन में था। विदर्भ, मराठवाड़ा, पश्चिमी महाराष्ट्र और कोंकण जैसे सभी क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रभाव दिखाई देता था। विपक्ष में प्रज्ञा, सोशलिस्ट पार्टी, जनसंघ और कम्युनिस्ट दल सीमित उपस्थिति रखते थे। 1967 के चुनावों में भी कांग्रेस का प्रभुत्व रहा। देश भर में कांग्रेस विरोधी वातावरण बनने के बावजूद महाराष्ट्र में यशवंतराव चव्हाण और वसंतराव नाइक जैसे नेताओं की लोकप्रियता के कारण कांग्रेस ने सत्ता बरकरार रखी। इसी काल में सहकारी आंदोलन ने राजनीतिक शक्ति का रूप लेना प्रारंभ किया। चीनी मिलों और सहकारी बैंकों के संचालक धीरे धीरे विधायक और सांसद बनने लगे। 1972 के चुनाव इंदिरा गांधी की लोकप्रियता के चरम पर हुए। गरीबी हटाओ अभियान का प्रभाव महाराष्ट्र में भी दिखाई दिया। कांग्रेस को पुनः प्रचंड बहुमत मिला। वसंतराव नाइक ने सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाया। इसी काल में हरित क्रांति और सिंचाई योजनाओं ने राज्य की कृषि व्यवस्था को नई दिशा दी। मराठा नेतृत्व का प्रभाव और अधिक मजबूत हुआ। 1975 में आपातकाल लागू हुआ और 1977 में देश भर में कांग्रेस को झटका लगा। महाराष्ट्र में भी राजनीतिक परिवर्तन की शुरुआत हुई। 1978 के चुनावों में कांग्रेस के भीतर विभाजन हुआ और शरद पवार ने विद्रोह कर जनता पार्टी के समर्थन से पुरोगामी लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार बनाई है। महाराष्ट्र में गठबंधन राजनीति की शुरुआत थी। इसी समय शरद पवार राज्य के सबसे युवा मुख्यमंत्रियों में शामिल हुए और आगे चलकर लगभग 5 दशकों तक महाराष्ट्र की राजनीति के केंद्रीय व्यक्तित्व बने रहे। 1980 और 85 के चुनावों में कांग्रेस पुनः सत्ता में लौट आई, लेकिन अब उसकी स्थिति पहले जैसी अजेय नहीं रही। इसी काल में बाला साहेब ठाकरे द्वारा 1966 में स्थापित शिवसेना ने मुंबई और कोंकण क्षेत्र में अपनी जड़ें मजबूत कर ली थी। मराठी मानुस और स्थानीय रोजगार जैसे मुद्दों के कारण शिवसेना महानगरों में लोकप्रिय होने लगी। मुंबई महानगर पालिका पर उसका प्रभाव बढ़ा और धीरे धीरे वह कांग्रेस की प्रमुख प्रतिद्वंदी बनकर उभरी। 1990 के विधानसभा चुनावों में पहली बार भाजपा शिवसेना गठबंधन ने गंभीर चुनौती प्रस्तुत की। भाजपा को प्रारंभ में ब्राह्मण, वैश्य, गुजराती और शहरी उच्च वर्ग का समर्थन प्राप्त था, जबकि शिवसेना मराठी मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग की पार्टी मानी जाती थी। दूसरी ओर कांग्रेस का आधार मराठा, कुणबी, मुस्लिम, दलित और ग्रामीण समाज था। यद्यपि कांग्रेस सत्ता में बनी रही, परंतु उसके सामने एक सशक्त विपक्ष खड़ा हो चुका था। 1995 के विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र की राजनीति में ऐतिहासिक मोड़ सिद्ध हुए। शिवसेना भाजपा गठबंधन ने बहुमत प्राप्त किया और पहली बार कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई।
मनोहर जोशी राज्य के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। यह परिवर्तन हिंदुत्व राजनीति और बाबरी मस्जिद आंदोलन के बाद उत्पन्न वातावरण और कांग्रेस विरोधी भावनाओं का परिणाम था। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में शिवसेना का प्रभाव चरम पर था, जबकि भाजपा ने विदर्भ और शहरी क्षेत्रों में अपनी स्थिति मजबूत की। 1999 में शरद पवार ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर कांग्रेस से अलग होकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किया। इसके बावजूद कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर चुनाव लड़ा और सत्ता में आए। इस प्रकार 1999 से 2014 तक महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी गठबंधन का युग रहा। विलासराव देशमुख, सुशील कुमार शिंदे, अशोक चव्हाण और पृथ्वीराज चव्हाण इस काल के प्रमुख मुख्यमंत्री रहे। पश्चिमी महाराष्ट्र में शरद पवार का प्रभाव अत्यधिक बढ़ा। सहकारी चीनी मिलें, जिला बैंक और शैक्षणिक संस्थाएं उनके राजनीतिक नेटवर्क की शक्ति बन गई। 2004 और 2009 के चुनावों में कांग्रेस एनसीपी गठबंधन ने पुनः सफलता प्राप्त की। मुस्लिम मतदाता, दलित समाज का एक बड़ा वर्ग तथा मराठा नेतृत्व का अधिकांश भाग इस गठबंधन के साथ बना रहा। दूसरी ओर भाजपा शिवसेना गठबंधन लगातार विपक्ष में रहा। इसी काल में राज ठाकरे ने शिवसेना से अलग होकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन किया, जिससे मुंबई और नासिक क्षेत्र में एक नई राजनीतिक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हुई। 2014 के चुनाव महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे बड़ा संरचनात्मक परिवर्तन लेकर आए। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा पहली बार राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। भाजपा को 122 सीटें प्राप्त हुई। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। भाजपा ने ब्राह्मण, गैर मराठा, ओबीसी, शहरी मध्यम वर्ग, युवा मतदाताओं और धीरे धीरे मराठा समाज के एक वर्ग को अपने साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त की। विदर्भ क्षेत्र भाजपा का सबसे मजबूत आधार बना। कांग्रेस और एनसीपी का पारंपरिक आधार कमजोर पड़ने लगा। 2019 के विधानसभा चुनावों में भाजपा और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा और बहुमत प्राप्त किया, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर दोनों दलों में विवाद उत्पन्न हो गया। इसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में अभूतपूर्व घटनाक्रम देखने को मिला। शिवसेना ने अपने पुराने प्रतिद्वंदी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी सरकार बनाई और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। विचारधारा से परे जाकर बना यह गठबंधन भारतीय राजनीति का एक अनूठा उदाहरण माना गया। 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के अधिकांश विधायकों ने विद्रोह कर दिया। उद्धव ठाकरे सरकार गिर गई और भाजपा के समर्थन से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने। इसके बाद निर्वाचन आयोग ने शिंदे गुट को वास्तविक शिवसेना के रूप में मान्यता प्रदान की। यह महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे बड़ा दल विभाजन माना गया। 2023 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में भी विभाजन हुआ। अजीत पवार अपने समर्थक विधायकों के साथ अलग होकर सरकार में शामिल हो गए। निर्वाचन आयोग ने बाद में अजीत पवार गुट को मूल एनसीपी के रूप में मान्यता प्रदान की, जबकि शरद पवार के नेतृत्व वाला गुट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के नाम से कार्य करने लगा। इससे पश्चिमी महाराष्ट्र की राजनीति में नए समीकरण उत्पन्न हुए। 2024 के लोकसभा चुनावों में महाविकास अघाड़ी ने अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन उसी वर्ष हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा, शिवसेना, शिंदे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार के महायुति गठबंधन ने भारी बहुमत प्राप्त किया। देवेंद्र फडणवीस पुनः मुख्यमंत्री बने, जबकि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार मुख्यमंत्री बने। महिला मतदाताओं को लक्षित योजनाएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, संगठनात्मक शक्ति और हिंदुत्व आधारित ध्रुवीकरण को इस सफलता का प्रमुख कारण माना गया। 2026 तक आते आते महाराष्ट्र की राजनीति बहुध्रुवीय स्वरूप ग्रहण कर चुकी थी। भाजपा राज्य की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हो चुकी थी। कांग्रेस अपने स्वर्णिम अतीत की तुलना में कमजोर अवश्य हुई, लेकिन उसका आधार समाप्त नहीं हुआ। शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी दोनों दो गुटों में विभाजित होकर अस्तित्व और प्रभाव की नई लड़ाई लड़ रही थी। सामाजिक दृष्टि से मराठा कुणबी समुदाय आज भी राज्य की सबसे प्रभावशाली शक्ति माना जाता है और उसकी अनुमानित हिस्सेदारी लगभग 30 से 32% है। अन्य पिछड़ा वर्ग लगभग 27 से 30%, अनुसूचित जातियां लगभग 11 से 12%, अनुसूचित जनजातियां लगभग 9% तथा मुस्लिम समुदाय लगभग 11% माना जाता है। प्रारंभिक दशकों में मराठा समाज का अधिकांश भाग कांग्रेस के साथ था, लेकिन वर्तमान में यह कांग्रेस, भाजपा, एनसीपी, शिवसेना के विभिन्न गुटों में विभाजित हो चुका है। विदर्भ क्षेत्र आज भाजपा का गढ़ माना जाता है। पश्चिमी महाराष्ट्र में पवार परिवार का प्रभाव लंबे समय तक बना रहा। कोंकण क्षेत्र शिवसेना का पारंपरिक आधार रहा। मराठवाड़ा और उत्तर महाराष्ट्र में चुनावी परिणाम लगातार बदलते रहे हैं। मुंबई महानगर क्षेत्र बहुजातीय और बहुभाषी स्वरूप के कारण हमेशा बहुकोणीय प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र रहा है।
महाराष्ट्र की राजनीति का एक महत्वपूर्ण पक्ष राजनीतिक परिवारों का प्रभाव भी है। पवार परिवार, ठाकरे परिवार, मुंडे परिवार, चव्हाण परिवार, राणे परिवार, देशमुख परिवार, विखे पाटिल परिवार और मोहिते पाटिल परिवार ने दशकों तक विभिन्न क्षेत्रों में प्रभाव बनाए रखा। सरकारी संस्थाएं, शैक्षणिक ट्रस्ट और स्थानीय निकाय इन परिवारों की शक्ति का आधार बने। किसानों की आत्महत्या, मराठा आरक्षण, विदर्भ का पिछड़ापन, जल संकट, बेरोजगारी, शहरीकरण, मुंबई का आवास संकट और क्षेत्रीय असमानताएं आज भी राज्य की प्रमुख चुनौतियां हैं। यही मुद्दे भविष्य की राजनीति को प्रभावित करेंगे। 1960 से 2026 तक की इस लंबी यात्रा का निष्कर्ष यह है कि महाराष्ट्र ने कांग्रेस के एक दलीय प्रभुत्व, गठबंधन युग, क्षेत्रीय दलों के उदय, हिंदुत्व राजनीति, दल विभाजन, वंशवाद और बहुध्रुवीय लोकतंत्र सभी चरणों का अनुभव किया है। यशवंतराव चव्हाण से लेकर देवेंद्र फडणवीस तक, बाला साहब ठाकरे से लेकर उद्धव ठाकरे तक और शरद पवार से लेकर नई पीढ़ी के नेताओं तक महाराष्ट्र की राजनीति निरंतर परिवर्तन का इतिहास रही है। यही परिवर्तनशीलता इसे भारतीय लोकतंत्र का सबसे रोचक, जटिल और अध्ययन योग्य राजनीतिक प्रदेश बनाती है। नमस्कार।